वेलकम 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 बैक टू द विदीक्षा एजुकेयर। मेरा नाम है विद्या जोशी। हमने स्टार्ट किया है 10 दिन का बेसिक मैथमेटिक्स का कोर्स जो मैथ्स को बेसिक से लेके एडवांस तक लेके जाएगा और आपको बनाएगा मैथ्स में जीरो से हीरो। तो आज है हमारा डे 5 और आज का टॉपिक है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है, किसे कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, पॉलिनोमियल्स क्या होता है, एक्सप्रेशन को ऐड कैसे करना है, सब्ट्रैक्ट कैसे करना है, डिवाइड कैसे करना है, मल्टीप्लाई कैसे करना है, कुछ आज इस वीडियो में हम लोग डिटेल में देखेंगे। ये पॉइंट टॉपिक जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको एक्सप्रेशन का मतलब समझ में आता है, उनके ऑपरेशंस का मीनिंग समझ में अच्छे से आता है, तो आप इक्वेशंस और इन इक्वेशंस इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब इस टॉपिक में आज हम इक्वेशंस क्या होते हैं, इन इक्वेशंस क्या होते हैं, उन्हें कैसे सॉल्व किया जाता है, ये भी आज इस सेशन में देखेंगे। तो इस वीडियो में हमारे साथ एंड तक बने रहिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है, किसे कहते हैं हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब देखिए, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है विच इज फॉर्म फ्रॉम वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट यूजिंग डिफरेंट ऑपरेशन। अब इसमें देखेंगे हम क्या कहा है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है वो कैसे बना है, वेरिएबल्स और कांस्टेंट से बना है। वेरिएबल्स और कांस्टेंट से क्या बना है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बना है। ओके, और यूजिंग डिफरेंट ऑपरेशंस। अब पहले हम लोग जाने कि वेरिएबल का मतलब क्या है, कांस्टेंट्स का मतलब क्या है, ऑपरेशंस का मतलब क्या है, कि इन सबको मिला के हमारा बनता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या जानेंगे, वेरिएबल क्या है, कांस्टेंट क्या है और ऑपरेशंस हम किसे कहते हैं। अब देखिए, वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल मतलब जिसकी वैल्यू हमेशा वेरी होती है, चेंज होती है। ठीक है, उसको हम किसी ना किसी लेटर से डिनोट करते हैं। बहुत ही इजी तरीके से मैं आपको बता रही हूँ, आप इसको लिख के रखिए, याद रखिए। क्या मैंने बताया आपको कि वेरिएबल्स कौन होते हैं, जिनकी वैल्यू जो होती है वो हमेशा वेरी होती है, चेंज होती रहती है। उसको हम हमेशा किसी न किसी अल्फाबेट से, किसी लेटर से हम उसको डिनोट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम उसको देंगे ए बी सी और एक्स वाई जेड। आप कौन सा भी इसको लेटर दे सकते हैं, हमारे पास जितने लेटर्स है उसमें से आप कोई भी उसको लेटर दे सकते हैं। इसे कहते हैं वेरिएबल्स। क्यों वेरिएबल्स कहते हैं, उनकी वैल्यू हमेशा वेरी होती है, चेंज होती है। देखो इस इक्वेशन में सपोज कि एक्स की वैल्यू 1 आ गई, इसका मतलब ए नहीं कि हमेशा एक्स की वैल्यू 1 ही है, नहीं है, उसकी वैल्यू हमेशा चेंज होती है और उस वैल्यू को हम अज्यूम करते हैं, समझते हैं, इसलिए हम उसको ए बी सी एक्स वाई जेड एम एन कोई भी आप लेटर से इसको डिनोट करते हैं। यहां तक समझ में आ गया। चलो फिर नेक्स्ट आता है कांस्टेंट्स। कांस्टेंट्स क्या होते हैं, जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। वैल्यू क्या नहीं होती, चेंज नहीं होती। अब 1 1 ही है, 10 साल के बाद भी 1 1 ही रहेगा, 4 4 ही रहेगा। जो हमारे नंबर्स है उनकी वैल्यू कभी चेंज होगी क्या, डेफिनेटली नो, क्योंकि आप उसकी जो वैल्यू है 4 जिंदगी भर हमेशा 4 ही रहेगा, कल जाके वो 2 नहीं बनेगा। ठीक है ना, तो हम कॉन्स्टेंट्स को हमेशा लेटर से नंबर से लिखते हैं। एनी नंबर, कौन सा भी नंबर ले लो, चाहे वो फ्रैक्शन में हो, माइनस में हो, प्लस में हो, कोई भी आपका नंबर हो, उसे हम कहते हैं कांस्टेंट्स। इज दैट क्लियर, यहां तक समझ में आ गया। फिर अब इन दोनों को मिला के जो बनता है उससे हम कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। देखो क्या कहा है, वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स यूजिंग डिफरेंट ऑपरेशंस। अब ऑपरेशंस का मतलब क्या होता है, ऑपरेशंस में आप मल्टीप्लाई हो सकता है, प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, मल्टीप्लाई हो सकता है और डिवाइड हो सकता है। इसे हम कहते हैं ऑपरेशंस। अब कांस्टेंट्स और वेरिएबल यूजिंग दिस ऑपरेशंस, तो जो बनता है उससे हम कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इज दैट क्लियर। अब देखो बनते कैसे, पहले भी देखते हैं। अब सपोज कि मैंने लिया 2x²। अब यहाँ पे देखिए ये 2 कौन है, कांस्टेंट है, ठीक है, दो एक एक नंबर है। हाँ, x क्या है, आपका वेरिएबल है। ओके, अब इन दोनों के बीच का जो साइन है वो कौन सा है, मल्टीप्लाई साइन है।
देखिए याद रखिए, इन दोनों के बीच का जो साइन है ये क्या है, मल्टीप्लिकेशन का साइन है। ओके, तो इसे हम क्या कहेंगे, एक्सप्रेशन कहेंगे। ठीक है, देखो बीच में मल्टीप्लाई आ गया, यस आ गया। अब देखिए, अब मैंने बीच में डाल दिया 4 +4 कर दिया। ओके, अब यहाँ पे जो देखो, जो भी टर्म्स होते हैं वो हम प्लस और माइनस का यूज करके डिवाइड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, प्लस और माइनस का यूज करके डिवाइड कर सकते हैं। अब यहाँ पे बीच में प्लस आ गया, तो ये था, ये बन गया आपका टर्म 1 और ये बन गया आपकी टर्म 2। तो इस एक्सप्रेशन में कितने टर्म्स है, 2 टर्म्स आ गए। ओके, अगर सपोज बस ये 2x² इतना ही होता तो यहाँ पे मैं कहती कि ये एक ही टर्म है। टर्म प्लस और माइनस से ही डिवाइड होते हैं, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स बनते हैं, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन से नहीं बनते। इज दैट क्लियर? अगर सपोज कि 3x² अपॉन 2 ऐसा भी हो, तभी भी हम इसको एक ही टर्म कहेंगे। कितने टर्म्स कहेंगे, एक ही टर्म उसे हम कहेंगे। ये समझ में आ गया? ओके, अब मुझे बताइए, अब इसका आंसर आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। अब देखिए, 2x⁴ प्लस xy प्लस 2, इसमें कितने टर्म्स है, इसका आंसर आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? ओके, अब देखिए, टर्म्स आपको समझ में आ गया, कांस्टेंट समझ में आ गया, वेरिएबल समझ में आ गया। नेक्स्ट आता है पॉलिनोमियल्स। अब पॉलिनोमियल्स हम किसे कहते हैं, जिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में वन और मोर देन वन टर्म्स है, वन और मोर देन वन टर्म्स है, उसे हम कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, सॉरी उसे हम कहते हैं पॉलिनोमियल। लेकिन पॉलिनोमियल का एक कंडीशन है, जो भी आपका वेरिएबल है उसका जो डिग्री है, उसका जो एक्सपोनेंट है, उसका जो इंडेक्स है, वो निगेटिव नहीं होना चाहिए। वो क्या नहीं होना चाहिए, निगेटिव नहीं होना चाहिए। ये इसकी सबसे बड़ी कंडीशन है। क्या है, सबसे बड़ी कंडीशन है। अब पॉलिनोमियल में देखिए, अब सपोज मैंने लिख दिया 2xy, यहाँ पे वेरिएबल्स कितने हैं, 2 वेरिएबल्स है, x और y। ठीक है, बीच में प्लस माइनस का कोई साइन है नहीं है, तो इसमें कितने टर्म्स है, ओनली वन टर्म है। और जिस इक्वेशन में सॉरी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में पॉलिनोमियल में एक ही टर्म होता है, उसे हम कहते हैं मोनोमियल। क्या कहते हैं, मोनोमियल। सिमिलरली यहाँ पे देखिए 2x प्लस x², अब देखिए बीच में साइन कौन सा है, प्लस है। अगर बीच में प्लस और माइनस हो तो हम नंबर ऑफ टर्म्स बन जाते हैं। सॉरी सॉरी, तो देखो यहाँ पे बीच में लिखा है प्लस, बीच में कौन सा है, प्लस है, तो ये क्या बन गया, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए, 2 हो गए। देखो ये एक टर्म हो गया, ये दूसरा टर्म हो गया। जिस पॉलिनोमियल में 2 टर्म्स होते हैं उसको हम कहते हैं बाइनोमियल। क्या कहते हैं, बाइनोमियल कहते हैं। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, x/2 प्लस वाई प्लस एक्स वाई या माइनस एक्स वाई, जो भी ले लो। अब इसमें देखो, मैंने अभी बताया था टर्म्स डिवाइडेड किससे होते हैं, प्लस और माइनस से। मल्टीप्लीकेशन डिवीजन से टर्म्स डिवाइड नहीं होते। यहाँ पे देखो मल्टीप्लीकेशन एक्स और वाई के बीच में, तो इसको हम एक ही टर्म कंसिडर करेंगे। इसको टर्म कितना कंसिडर करेंगे, एक ही टर्म। तो एक टर्म, ये 2 है, ये थर्ड टर्म। टोटल इसमें कितने टर्म्स आ गए, 3 आ गए। कोई भी एलिमेंट में 3 टर्म्स होते हैं तो उसको हम कहते हैं ट्राइनोमियल। क्या कहते हैं, ट्राइनोमियल। ये समझ में आ गया? और वन और मोर देन वन टर्म जिस भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में होते हैं उससे हम कहते हैं पॉलिनोमियल। बस उसका कंडीशन क्या है, जो आपका वेरिएबल है उसका जो डिग्री है, एक्सपोनेंट है, जो पावर है, वो निगेटिव में नहीं होना चाहिए। ये समझ में आ गया? ओके, अब इसके बाद हम लोग जानते हैं कोई भी क्षण क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है। अब सपोज सिमिलरली 2x² प्लस 4,
अब मुझे बताना है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्या बताना है? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और कांस्टेंट टर्म मुझे यहाँ पे लिखना है। तब देखिए 4 यहाँ पे अकेला आया है, उसके साथ कोई वेरिएबल अटैच नहीं है, तो ए जो है कांस्टेंट आपका यहाँ पे बन गया 4। अकेला आया ना, उसके साथ कोई वेरिएबल कोई अटैच है क्या? नहीं है, देखो सिंगल है ना ये 4, तो ये बन गया आपका कांस्टेंट। अब नेक्स्ट आता है वेरिएबल का कौन सा टर्म है? मैंने अभी बताया था वेरिएबल्स को हम हमेशा लेटर से डिनोट करते हैं, ए बी सी एक्स वाई जेड, इस लेटर से डिनोट करता है। तो यहाँ पे कौन है? एक्स है, तो ये आपका क्या बन गया? एक्स स्क्वायर इज अ वेरिएबल। अब एक्स स्क्वायर के साथ कौन आया है? 2 आया है, और एक्स स्क्वायर इसके बीच का रिलेशन क्या है? मल्टीप्लीकेशन है, बराबर। तो ये 2 जो है वो एक्स स्क्वायर का बन गया कोएफिशिएंट। क्या बन गया? कोएफिशिएंट। ये समझ में आ गया? यहाँ पे वेरिएबल कौन है? एक्स स्क्वायर है, और कोएफिशिएंट क्या बन गया? इज इक्वल टू आपका बन गया यहाँ पे 2। ये क्लियर हो गया? अब सपोज कि और एक बताती हूँ, अगर 2x² y प्लस 4 ऐसे दिया है, अब हमें बताना है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। हमें बस एक्स स्क्वायर को छोड़ के बाकी दोनों का लेना है कोएफिशिएंट। एक्स स्क्वायर का साथ और दो कौन आया है? यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ आया है 2y, तो एक्स स्क्वायर का यहाँ पे कोएफिशिएंट बन गया 2y। ये समझ में आ गया? हमें क्या बताना है, क्वेश्चन में क्या दिया है उसको पहले हम लोग देखेंगे। अगर हमें बताया है कि फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर को छोड़ के जो बचेंगे दो, वो टर्म में, एक ही टर्म में एक्स स्क्वायर को छोड़ के जो दो बचेंगे टर्म्स नंबर्स, उसे हम कहेंगे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। समझ में आ गया? अगर हमें पूछा है कि y का कोएफिशिएंट बताओ, तो हम y को छोड़ेंगे, जो बचा हुआ है वो उसका बन गया कोएफिशिएंट। किसके छोड़ेंगे? y को हम निकाल देंगे यहाँ से, जो बचेगा वो रहेगा उसका कोएफिशिएंट। समझ में आ गया? ऐसे हमें लिखना है कॉन्स्टेंट्स, वेरिएबल एंड कोएफिशिएंट। यहाँ तक समझ में आ गया? अब इसका नेक्स्ट पार्ट आता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऐड कैसे किया जाता है, सब्ट्रैक्ट कैसे किया जाता है, मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है, और डिवाइड कैसे किया जाता है। सबसे इजी है हमारा एडिशन और मल्टीप्लीकेशन। सब्ट्रैक्शन में थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है, और सबसे ज्यादा दिमाग आपको लगाना है डिवीजन में। ओके, उससे पहले एक बार मैं बताती हूँ, लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स भी एक मेरा पॉइंट रह गया। लाइक टर्म्स क्या होते हैं? लाइक टर्म्स जिसका वेरिएबल सेम होते हैं ना, उसे हम कहते हैं लाइक टर्म्स। अब फॉर एग्जांपल देखो, 2x², 2/3x² प्लस 4/7x², इसका जो वेरिएबल का पार्ट है वो सेम है क्या? ऑफ कोर्स है, तो इसे हम कहेंगे लाइक टर्म्स। और सिमिलरली अनलाइक टर्म्स का मतलब क्या होता है? जिसमें वेरिएबल का पार्ट जो है वो डिफरेंट आता है। अनलाइक टर्म्स मतलब सपोज 3xy, 3x²yz, 3/2y²z, मतलब अलग अलग है ना? वेरिएबल्स के पार्ट्स जो है आपके वो क्या है? अलग अलग है, उससे हम कहेंगे अनलाइक टर्म्स। लाइक टर्म्स का मतलब क्या होता है? जिसमें वेरिएबल जो है वो सेम है, इक्वल है, उसे हम कहेंगे लाइक टर्म्स। इज दैट क्लियर? अब नेक्स्ट चलते हैं। ये वाला पॉइंट ना एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हमें कोई भी दो एक्सप्रेशन ऐड करने हैं, अगर वो लाइक है तभी हम ऐड कर सकते हैं, अगर लाइक है तभी हम उसको डिवाइड कर सकते हैं, सॉरी सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। मल्टीप्लाई और डिवाइड आप इजीली कर सकते हैं, लेकिन एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए आपको दो अलजेब्रिक टर्म्स जो है, जो आपके दो पॉलिनोमियल है, वो क्या होने चाहिए? लाइक होने चाहिए, लाइक टर्म्स होने चाहिए, तभी आप उसको ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, अब मैं बताती हूँ, देखो कैसे करना है। अब सपोज 7xy प्लस 2 एक टर्म दिया है, और दूसरा हमें दिया है ऐड करना है 7x प्लस 4। एकदम छोटे छोटे बेसिक बेसिक से हम लोग सीखेंगे। ठीक है, अगर ये बेसिक बेसिक आपके अच्छे से क्लियर हो जाते हैं, तो आप नेक्स्ट उसका जो डिफिकल्ट लेवल है वो भी इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए हम थोड़े थोड़े बेसिक बेसिक चीजों से ले लेते हैं। अब देखिए 7xy प्लस 2 मैंने एज इट इज पहले लिख दिया। अब दूसरा एक्स वाई इन दोनों में है क्या? नहीं है, तो एक्स वाई के नीचे का टर्म मैं रखूंगी खाली।
फिर 2 के साथ कौन आएगा, कांस्टेंट के साथ आएगा कांस्टेंट, +4 और प्लस यहाँ पे मैंने लास्ट में लिख देना है +7x। अब इसका आंसर क्या आएगा देखो, 7xy +6 +7x। अब आप बोलोगे कि मैम इसमें x है, इसमें भी x है, कर दो ना ऐड, ऐसे ऐड नहीं होता। इसके ऐड करने के लिए मैंने अभी क्या बताया, लाइक टर्म्स होने जरूरी है। अगर यहाँ पे भी एक्स वाई होता तभी मैं क्या कर लेती, 7xy +7xy 14xy लिख लेती। यहाँ पे बस x है, मतलब ये टर्म अलग है, अनलाइक, ये दो टर्म्स क्या है, अनलाइक टर्म है, सेम टर्म्स नहीं है, तो इन दोनों को हम डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते, हम बस इसको इतना ही लिख सकते हैं। ये समझ में आ गया, क्लियर हो गया। अब देखो, अब दूसरा बताती हूँ मैं, ऐसे आपको सबको करना है, ठीक है। अब यहाँ पे लिख देती हूँ मैं 7x² प्लस -6xy -6xy, ठीक है। पहले मैंने पहला वाला इक्वेशन लिख दिया +2। अब इन दोनों में देखो 7xy की जैसा और कोई है क्या, हाँ है, ये है, तो मैं इसके नीचे इसको लिख देती हूँ -6xy। कांस्टेंट की टर्म है, नहीं है, +7x²y। अब सिंपली इन सबको ऐड कर दो, 7xy -6y xy +2 +7x²y, ये बन गया इसका फाइनल आंसर। समझ में आ गया, इस तरीके से आपको ऐड करना है। सिमिलरली इसी ही तरीके से हमें सब्ट्रैक्ट भी करना है। सब्ट्रैक्ट और एडिशन करने के लिए लाइक टर्म्स है तभी हम दोनों को ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज हमें उसको ऐसे ही लिखना है, ठीक है। सब्ट्रैक्शन में भी सेम ही रहेगा। अब सपोज कि इसको ही सेम ले लेते हैं हम लोग, 7xy +2 को हमें सब्ट्रैक्ट करना है इसमें से। अब मैंने ब्रैकेट क्यों दे दिया, बीच में माइनस का साइन है तो ब्रैकेट देना जरूरी है, क्योंकि सब्ट्रैक्शन है तो सब्ट्रैक्शन के बाद का जो ब्रैकेट है उनके सबके साइन क्या हो जाते हैं, यहाँ पे चेंज हो जाते हैं, इसलिए हमने क्या कर दिया, यहाँ पे ब्रैकेट दे दिया। अब देखो, इसको मैंने लिख दिया 7xy +2 एज इट इज -7x² और माइनस माइनस +6xy -6xy। अब ये क्या बन गया, 7x + 6x 13xy +2 -7x²y, ये बन गया इसका। देखो जो सेम टर्म है ना, लाइक टर्म्स, उनको ही हमने यहाँ पे कर दिया। अब आप बोलोगे कि मैम आपने सब्ट्रैक्शन बता के 7 और 6 को ऐड क्यों किया। अब देखिए यहाँ पे बीच में माइनस का साइन है, मैंने अभी बताया था, अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस है, जब भी ब्रैकेट खुलेगा तो अंदर के साइन चेंज करेगा, इसलिए ये 7x² था वो बन गया -7x², और ये माइनस था तो ये बन गया +6xy। ये समझ में आ गया, माइनस कब बन गया, प्लस कब बन गया। चलो अब नेक्स्ट हम लेते हैं मल्टीप्लीकेशन का। मल्टीप्लीकेशन आप इजीली है, आप कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे लिखा है मैंने 7x मल्टीप्लाई बाय 7xy। अभी मैंने आपको बताया था कि मल्टीप्लीकेशन के लिए ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अब ये दोनों भी मोनोमियल मोनोमियल है, एक एक ही टर्म है, आप उसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो। 7 7 जा 49, x इंटू एक्स x² सिंपली x और x के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो क्या बनेगा, x² बनेगा, y के साथ कोई नहीं है तो बन गया y। ये समझ में आ गया। अगर दूसरा बता दी 2pq मल्टीप्लाई बाय अगर दिया है आपको 3xy, तो आप इसको कैसे लिखोगे, 2 इंटू 3 6, बाकी pq xy आपको एज इट इज लिख देना है। ओके, इन दोनों के बीच में मल्टीप्लीकेशन का ही साइन है। इस तरीके से आपको मल्टीप्लाई करना है मोनोमियल टू मोनोमियल। अगर सपोज कि आपको बाइनोमियल टू बाइनोमियल मल्टीप्लाई करना है तो कैसे करेंगे, अब x + y इंटू अगर दिया है x² - 2x, तो इसको मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे भी दो टर्म है, यहाँ पे भी दो टर्म है, मतलब बाइनोमियल टू बाइनोमियल मल्टीप्लाई कैसे करना है, ईच एंड एवरी टर्म को एक दूसरे के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। x को मैंने करना है पहले x² के साथ, फिर करना है -2x के साथ। सिमिलरली मुझे y को भी इन दोनों के साथ ही मल्टीप्लाई करना है। ईच एंड एवरी टर्म को एक दूसरे के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई करना जरूरी होता है। समझ में आ गया। अब देखो x इंटू x² x³ बन गया, x इंटू -2x -2x² हो गया। अब y से करेंगे y इंटू x² प्लस x²y -2xy। अब देखो कोई टर्म सेम दिखता है क्या, सिंप्लीफाई करने के लिए अगर सेम है, लाइक टर्म्स है, तो आप उनको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, मतलब ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर नहीं है तो आप उसको यहीं पे ही छोड़ सकते हैं।
ये समझ में आ गया? अगर आपको ये चीज समझ में आता है तब आगे का नेक्स्ट पार्ट अल्जेब्रिक आइडेंटिटीज आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये समझ में आ गया? अगर सिमिलरली सपोज आपको मोनोमियल टू सॉरी बायनोमियल टू ट्राइनोमियल करना है, मतलब सपोज x प्लस वाई इंटू आपको x प्लस वाई प्लस जेड के साथ मल्टीप्लाई करना है। देखो इसमें दो टर्म है, मतलब ए बन गया बायनोमियल, इसमें है तीन टर्म्स, मतलब ए बन गया ट्राइनोमियल। बायनोमियल टू ट्राइनोमियल कैसे मल्टीप्लाई करना है, इसको भी सेम ही करना है। पहले करेंगे x को सभी के साथ मल्टीप्लाई, फिर बाद में करेंगे y को सबके साथ मल्टीप्लाई। ये आपको चीज अच्छे से याद रखनी है। ईच एंड एवरी टर्म को एक दूसरे के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू वाई एक्स वाई, x इंटू जेड एक्स जेड प्लस y इंटू एक्स एक्स वाई, y इंटू वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड। ये समझ में आ गया? अब देखिए, अब इसको करेंगे हम सिंप्लीफाई। अगर लाइक टर्म्स है तो उसको ऐड कर दो या सब्ट्रैक्ट कर दो अकॉर्डिंग टू द साइन। एक्स स्क्वायर के से ऐसा कोई है क्या? नहीं है, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे एक्स स्क्वायर एज इट इज। फिर आता है एक्स वाई की तरह और कोई है क्या? यस है, तो एक्स वाई प्लस 2xy यहाँ पे लिख दो। ओके, एक्स जेड के जैसा कोई है? नहीं है, तो इसको एज इट इज लिख दो हमने एक्स जेड। फिर आता है हमारा वाई स्क्वायर, फिर आता है हमारा वाई जेड। समझ में आ गया? ए बन गया, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में हमें लिखना है ऐसे। इज दैट क्लियर? अब इसी सेम तरीके से हमारे बनते हैं अल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। उसका एक एग्जांपल भी हम लोग ले लेते हैं। हमारा बेसिक आइडेंटिटी देखिए, एक लिख के बताती हूँ मैं, दूसरा आप ऐसे बना सकते हैं। ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, उसी को हम लिखते हैं ए प्लस बी होल ब्रैकेट्स को लिखते हैं, बराबर। तो इसका एक्सपांशन जो होता है वो कैसे होता है? एक पहले ईच एंड एवरी टर्म को दूसरे वाले ब्रैकेट के ईच एंड एवरी टर्म से हमको करना है पड़ता है मल्टीप्लाई। ए इंटू ए बन गया ए स्क्वायर, ए इंटू बी ए बी, फिर दूसरा आएगा ए बी प्लस बी इंटू बी बी स्क्वायर। तो ये क्या बनेगा? ए स्क्वायर ए बी प्लस ए बी टू ए बी प्लस बन गया बी स्क्वायर। देखो यही तो ए प्लस बी होल ब्रैकेट स्क्वायर का एक्सपांशन है, यही तो, इसे तो हम आइडेंटिटी कहते हैं, अलजेब्रिक आइडेंटिटी। यस, ठीक है। इसी तरीके से आपको सारे आइडेंटिटीज भी आप बना सकते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया? मल्टीप्लाई कैसे करना है, एडिशन कैसे करना है, सब्ट्रैक्शन कैसे करना है। अब नेक्स्ट पार्ट आता है इसका डिवीजन, ठीक है। अब देखो सपोज हमें करना है 7x डिवाइडेड बाय y। ओके, तो कैसे करेंगे? इसको हम लिखेंगे 7x अपॉन वाई। क्यों? दूसरा कोई इसको है ही नहीं, सेम टर्म हो तो हम लोग क्या कर सकते हैं? डिवाइड कर सकते हैं। अब इसमें सेम है ही नहीं तो हमने बस उसको ऐसे लिख दिया। अगर सपोज कि ऐसे होता 7x अपॉन 7y होता तो हम लिख देते 7x अपॉन 7, 7 7 गेट कैंसल, आंसर इज इक्वल टू x अपॉन वाई। समझ में आ रहा है? अगर यहीं पे 7x होता तो कैसे लिखते हैं हम लोग इसको? इसे हम लिखते हैं 7x अपॉन 7xy, एक्स एक्स कैंसल, 7 7 गेट कैंसल, आंसर बस का आपका बन जाता 1 अपॉन वाई। समझ में आ गया? इस तरीके से आप मोनोमियल टू मोनोमियल डिवाइड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट आता है इसका कि डिवीजन कैसे रहेगा। अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 को हमें डिवाइड करना है x माइनस 1 से। अब ये तो कुछ अलग ही हो गया ना, बायनोमियल टू ट्राइनोमियल डिवाइड करना है, तो कैसे करेंगे? अब ये आपको अच्छे से समझना है, इसको कैसे करना है, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं ऊपर कर देती हूँ। अब ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो इसको अच्छे से याद रखिए। इसको मैं क्या कर लेती हूँ, पहले इसको ऐसे लिख लेती हूँ, जैसे हम लोग नॉर्मल डिवीजन में लिखते हैं ना, वैसे पहले मैं लिख लेती हूँ, ठीक है। अब इसको इसको ना मैं आपको कंसेप्ट वाइज बताती हूँ। आप क्या कर लीजिए ना, बुक में ऐसा साइड में मार्क कर लीजिए पेज में, और पहले लिख देना है मैंने यहाँ पे x माइनस 1, ठीक है। जो आपका डिवाइजर है हमने वो लिख दिया। अब मुझे इसको इस टर्म से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब मेरा आंसर आएगा एक्स स्क्वायर। देखो ये वाले कंसेप्ट अच्छे से याद रखना है। इसको मुझे कौन से टर्म से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, किस चीज से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा,
ताकि मुझे आना चाहिए एक्स स्क्वायर। समझ में आ रहा है? तो अगर मैंने इसको देखो x से मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा, x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बनेगा क्या, देखो बनेगा ना, x इंटू एक्स स्क्वायर बन गया। तो जिस चीज से मैंने मल्टीप्लाई किया है वो यहाँ पे लिख दूंगी मैं क्वोशंट में, मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आया है वो लिख दूं मैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। अब डिवीजन में होता है सब्ट्रैक्शन, तो हमने कर देना है सब्ट्रैक्शन, और जो लास्ट के टर्म्स है उनके हमें साइन करने पड़ेंगे यहाँ पे चेंज। ओके, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर गेट कैंसल, प्लस 2x प्लस एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 3। ओके, अब फिर से सेम हम लोग लेंगे। हाँ, अब x माइनस 1 तो हमारे है यहाँ पे, मुझे लाना है 3x, तो इसको मैं कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करूंगी तब मेरा 3x बन जाएगा। डेफिनेटली मुझे इसको करना पड़ेगा 3 से मल्टीप्लाई, तभी ये क्या बनेगा 3x। तो देखो कैसे बनेगा, ये 3 अंदर से सबको मल्टीप्लाई करेगा तभी बनेगा, तो ये बन जाएगा आपका 3x माइनस 3। और जिस नंबर से मैंने मल्टीप्लाई किया है उसको लिख देना है मैंने ऊपर क्वोशंट में, और जो आंसर आया है उसको मुझे लिख देना है यहाँ पे नीचे। ओके, अब ऑब्वियसली इसमें डिवीजन में सब्ट्रैक्शन होता है, तो इसके सबके साइन हम कर देंगे चेंज, प्लस बिकम माइनस एंड माइनस बिकम प्लस। ओके, प्लस 3x माइनस 3x गेट कैंसल, प्लस 3 आंसर इज इक्वल टू 6। ये जो 6 है वो बन गया आपका रिमाइंडर, क्वेश्चन जो है वो बन गया आपका x प्लस 3। समझ में आ गया? इसी तरीके से आपको करना है डिवाइड, है ना, काफी इजी। आई होप कि आपको ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग और काफी मजेदार लगा होगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और वीडियो को मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर जरूर करें।